अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तमाम दोस्तों को के फॉर यू बीन्स चैनल में वेलकम कहते हैं। इस वीडियो में आईएसओ का पास पेपर डिस्कस करेंगे जो एनटीएस ने कंडक्ट किया था। तो वीडियो को गौर से देखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के पास पेपर आज हम डिस्कस करेंगे उसका। तो पहला क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव पोर्शन का पहला क्वेश्चन है, इन ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम देयर इज प्रेजेंट ए जीरो इन मिरर इमेज पोजीशन ऑफ एवरी पोल इन लेफ्ट हैंड साइड हाफ प्लेन। द सिस्टम इज कॉल्ड मिनिमम फेज सिस्टम, नॉन मिनिमम फेज सिस्टम और ऑल पास सिस्टम, ऑल स्टॉप सिस्टम। पहले तो हम ये समझेंगे कि मिनिमम फेज सिस्टम, नॉन मिनिमम फेज सिस्टम कौन सा होता है। जब भी हमारे पास ये एस प्लेन है, जब भी हमारे पास इस एस प्लेन के लेफ्ट हैंड साइड पे, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इस पे जब भी कोई जीरोज़ या पोल सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे तो वो सिस्टम हमारे पास क्या होगा, वो होगा मिनिमम फेज सिस्टम। और ऐसा सिस्टम जिसमें राइट साइड पे भी हो हमारे पास पोल्स या ज़ीरो, तो वो वाला सिस्टम क्या होगा, वो नॉन मिनिमम फेज सिस्टम होगा। अगर सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे तो वो होगा मिनिमम फेज। अब इसमें जब भी हमारे पास ये जे ओमेगा लाइन है, जो भी हमारे पास पोल्स और ज़ीरोज़ होंगे वो बिल्कुल मिरर इमेज होंगे, मतलब जिस तरह एक्स और ज़ीरो यहाँ है एग्जैक्टली सेम राइट साइड पे भी हो, बिल्कुल इसकी रिफ्लेक्शन हो, तो वो वाला सिस्टम हमारे पास क्या होगा, वो ऑल फेज सिस्टम होगा। तो इसमें अगर इंसिक्यूज़ में देखें आप तो यहाँ पूछा हुआ है कि जो भी मिरर इमेज है, तो मिरर इमेज जब भी आ जाए तो हमारे पास ऑल फेज सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 19, zeros are the complex frequencies of function of transfer function where the response become। तो जब भी हमारे पास ज़ीरो आता है तो ट्रांसफ़र फंक्शन का जो ज़ीरो आता है तो ट्रांसफ़र फंक्शन का जो रिस्पांस होता है वो होता है ज़ीरो। और जब भी हमारे पास पोल्स होते हैं उनके ट्रांसफ़र फंक्शन का जो रिस्पांस होता है वो होता है इनफाइनाइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 20, when a control system is required to have a power level higher than the capability of linear electronic amplifier, which of the following is preferred? Amplidyne, AC servo motor, AC tacho motor। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, एम्प्लीडाइन। जब भी हमारे पास कंट्रोल सिस्टम रिक्वायर हो जिसमें पावर हम हायर लेवल। क्वेश्चन नंबर 21, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम डिपेंड ऑन। तो ये सिर्फ डिपेंड करता है सिस्टम पैरामीटर्स ओनली पे, सिस्टम पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है ओनली। क्वेश्चन नंबर 22, फॉर ए ट्रांसफर फंक्शन एच एस इज इक्वल टू पी एस डिवाइड बाई क्यू एस वेयर पी एस एंड क्यू एस आर पोलिनोमियल इन एस देन। सो इसमें हमारे पास ये करेक्ट हुआ कि पी एस इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू एस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, डिग्री ऑफ पी एस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिग्री ऑफ क्यू एस। क्वेश्चन नंबर 23, slope of asymptote in Bode plot of second order system is dash per octave। तो इसमें हमारे पास इक्वेशन इस तरह है कि यहाँ सेकंड ऑर्डर की बात हुई है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम की। तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम का मतलब ये है कि पोल हमारे पास ये हैं 2 और फार्मूला हमारे पास इस तरह है कि 20 dB पर डेकेड। तो 2 पोल्स है तो हम इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 40 dB पर डेकेड। अब इसने हमें पूछा हुआ है कि पर ऑक्टेव में बताना है, तो हमारे पास फार्मूला होता है 6 dB पर ऑक्टेव इज इक्वल टू 20 dB पर डेकेड। तो इधर हमारे पास 40 आया है, इसका मतलब ये है कि हम इसको 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, उधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 40। तो ये था और इसका जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 12 dB पर ऑक्टेव। तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड गुड परफॉर्मेंस इफ ऑफसेट इज टू बी अवॉइडेड। अच्छा, इनके कंस्ट्रक्शन में आपको बता दूं, जो पी एक्शन है, जो प्रोपोर्शनल एक्शन है, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, वो उससे किस तरह है कि उसके जो कंस्ट्रक्शन हैं ये गेन प्रोवाइड करता है सिस्टम को, प्रोवाइड गेन। जो प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल है पी आई, तो पी आई हमारे पास ऑफसेट एलिमिनेट करता है, ऑफसेट एलिमिनेट करता है, ठीक है। और जो हमारे पास पी डी है, पी डी क्या करता है, ये ओवरशूट को मिनिमाइज करता है, मिनिमाइज
ओवरशूट, सही है। और जो PD है, PID है, प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल प्लस डिफरेंशियल, ये क्या करता है, इसके रिस्पांस में हमेशा ओवरशूट होगा, ये अकर ओवरशूट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ है कि ऑफसेट टू बी अवॉइडेड, तो ये हो कौन सा करता है, ऑफसेट एलिमिनेट कौन से उसको करता है, ये करता है बी नंबर को, PI वाले ऑफसेट को एलिमिनेट करता है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 25, फॉर टाइप 1 सिस्टम द पोजीशन एरर अराइजेस एट स्टेडी स्टेट वेयर देयर इज ए डैश। तो इसको मैं आपको एक टेबल शो कराता हूँ। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि अगर हमारे पास सिस्टम जो टाइप सिस्टम होगा वो 1 होगा और जो अगर उसमें पोजीशन एरर अराइज हो जाए तो उसका जो इनपुट होगा वो क्या होगा, वो होगा रैंप इनपुट। मैं आपको एक टेबल शो कराता हूँ, वहाँ से आप समझ लेंगे। तो ये देखें, ये टाइप 1 सिस्टम है। इसमें उन्होंने कहा अगर हमारे पास कोई एरर आ जाए, स्टडी स्टेट एरर आ जाए, तो ये हमारे पास एरर है। तो इसको कौन सा इनपुट दिया हुआ है, तो यूनिट रैम्प, तो रैम्प इनपुट इसको दिया हुआ है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा रैम्प। तो आप ऑप्शन में देखें तो इधर होगा रैम्प और वेलोसिटी इनपुट, तो हमारे पास इनपुट जो होगा वो रैम्प होगा, करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, द डिवाइस दैट कैन एक्ट एज ए कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। सो बहुत आसान है, सिंपल है, इंटीग्रेटेड सर्किट एक्ट एज ए कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। क्वेश्चन नंबर 27, a common emitter amplifier has a voltage gain of 50, an input impedance of 100 and output impedance of 200 ohm. The power gain of amplifier is। तो हम इस क्वेश्चन में हमने पावर गेन फाइंड करना है। फ्रेंड इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, पावर गेन हमने फाइंड करना है, तो ये हमारे पास बराबर है, इसका फार्मूला है P इज इक्वल टू वोल्टेज गेन जो हम AV से डिनोट करेंगे और मल्टीप्लाई बाय बीटा जो करंट गेन मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज गेन। तो हमारे पास ये हमने ये फाइंड करनी है ये चीज़, और ये हमें गिवन है और ये भी चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इस चीज़ को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है कि वोल्टेज गेन इज इक्वल टू VAV इज इक्वल टू करंट गेन मल्टीप्लाई बाय तो इम्पीडेंस गेन। तो इम्पीडेंस को हम इस तरह लिख सकते हैं कि आउटपुट गेन, तो इम्पीडेंस गेन आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट इम्पीडेंस दोनों जगह। तो ये चीज़ हमें गिवन है, तो ये आउटपुट हमें गिवन है 200 और इनपुट हमें गिवन है 100। तो हमने इस चीज़ को फाइंड करना है, तो इसको हम ले के चले जाएंगे इस साइड पे, बीटा इज इक्वल टू करंट गेन। अच्छा, ये हो जाएगा AV डिवाइड बाय 200 डिवाइड बाय 100। इसको आगे इस तरह करेंगे कि AV हमें गिवन है, ये है तकरीबन 50 गिवन है ये AV, तो ये 50 लिख लेंगे। इसको मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 200, ये 0 से कैंसिल कैसे हो जाएगा, 50 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 25। ये आंसर है इसका, सॉरी ये बीटा का आंसर है। तो बीटा हमारे पास क्या हो गया 25, करंट गेन जो हमारे पास 25 हो जाए, हमने ये इसमें पुट कर लेना है। तो AV हमें गिवन है 50 मल्टीप्लाई बाय B हमें गिवन है ये हमने फाइंड कर लिया 25। तो इसका जो टोटल आंसर आ जाएगा 1250, ये इसका आंसर है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 28, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थायरिस्टर क्लोजली रिजेंबल टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो ये किसके साथ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रिजेंबल करती हैं, ये थायरोट्रॉन गैस ट्यूब के साथ। फिर क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ क्लास A एम्पलीफायर। अच्छा, तो क्लास A एम्पलीफायर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है सबसे इसकी जो एफिशिएंसी है क्लास A एम्पलीफायर की वो है 100, इसकी एफिशिएंसी जो है वो है 50% क्लास A, क्लास B और क्लास C के निस्बत। फिर इसके जो है कंडक्शन एंगल जो इसका है कंडक्शन एंगल वो है 360 डिग्री तक, मतलब कि ये पूरे साइकिल के लिए कंडक्ट करता है। फिर इसकी लिनियरिटी है, लिनियरिटी इसकी सबसे बेस्ट है अमंग क्लास B और क्लास C। और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है डिस्टॉर्शन लेस है, मतलब कि डिस्टॉर्शन इसकी बहुत लो है। सो डिस्टॉर्शन इसमें है लो, डिस्टॉर्शन लो। तो इसमें कहा हुआ है कि एडवांटेज बताएं, तो इनमें से ये लिखा हुआ है कि सबसे लो डिस्टॉर्शन, ये इसका एडवांटेज है। तो करेक्ट ऑप्शन इनमें से जो है वो लो है। हाई गेन भी नहीं है इसका, हाई एफिशिएंसी भी नहीं है, 50% है। और तो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो लो डिस्टॉर्शन। क्वेश्चन नंबर 30, ए टेंजेंट गैल्वानोमीटर इज़। तो ये है एन एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। मैं इसका आपको एक ग्राफ भी दिखा देता हूँ। ये हमारे पास फ्रेंड्स इसकी क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स।
एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास टेंजेंट गैल्वानोमीटर आ जाता है और ये रिले करंट बैलेंस आ जाता है। फिर सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इसमें ये एमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर शामिल है। एंड इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट में एनर्जी मीटर और ओम मीटर, और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स में ईसीजी मशीन, गैल्वानोमीटर, रिकॉर्डर, ये सारे शामिल हैं। तो इसमें जो हमसे पूछा गया है कि टेंजेंट गैल्वानोमीटर कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारे पास एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव डिवाइस। तो इन चारों में जो है SCR जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, ये हमारे पास जो थायरिस्टर, इसे हम थायरिस्टर भी कहते हैं, ये हमारे पास एक्टिव डिवाइस है। अच्छा, तो हमारे पास इसमें पता कैसे चलेगा कि ये एक्टिव डिवाइस है या पैसिव डिवाइस। सो फ्रेंड्स, पैसिव डिवाइस वो होते हैं कि वो हम उसको अगर क्लोज सर्किट में लगा लें और वो खुद ब खुद रन हो जाए, कोई एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत ना पड़े, तो वो हमारे पास पैसिव डिवाइस है। जिस तरह के हमारे पास ट्रांसफार्मर, अगर वो हम उसको सर्किट में लगा दें तो उसको कोई एक्सटर्नल, फिर भी ओपन करने के लिए एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह इलेक्ट्रिक बल्ब है, अगर हम इसको सर्किट में लगा लें और ऑन सर्किट क्लोज हो तो ये खुद ब खुद मतलब रन हो जाएगा। इसी तरह लाउड स्पीकर भी। लेकिन SCR इस तरह है, अगर हम उसको क्लोज सर्किट में लगा भी दें तो एक्सटर्नल सोर्स फिर भी इसके लिए चाहिए होगा, जो है गेट ट्रिगरिंग। कोई भी ट्रिगरिंग डिवाइस इसके लिए चाहिए होगा, ट्रिगरिंग इनपुट इसके लिए चाहिए होगा ताकि ये रन हो, तो वो वाले एक्टिव डिवाइस है जिसको एक्सटर्नल सोर्स चाहिए होगा। तो क्वेश्चन नंबर 32, एन टाइप क्रिस्टल इज डैश, तो वो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होते हैं। फिर जब हम इसको बाद में डोपिंग वगैरह करते हैं तो ये फिर इसमें डोनर्स, कैरियर्स और मेजॉरिटी कैरियर्स और माइनॉरिटी कैरियर्स आ जाते हैं। नॉर्मली ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्वेश्चन नंबर 33, ए डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये तो बहुत सिंपल है। जो टरबाइन हमारे पास होता है, एक ही शाफ्ट, एक लंबा सा शाफ्ट होता है, उस पर टरबाइन भी लगा होता है और जनरेटर भी। तो मैकेनिकल एनर्जी कोई भी हो, हम किसी मैकेनिकल सोर्स के थ्रू ये टरबाइन को घुमाते हैं और यही टरबाइन इस शाफ्ट को फिर घुमाता है और इसी शाफ्ट के थ्रू हमारे पास ये जो DC जनरेटर या जो भी मशीन है इलेक्ट्रिक जनरेटर, उसमें ये रोटर लगा होता है, वो रोटर घूमता है और उस मैग्नेटिक रिएक्शन के थ्रू हमारे पास फिर यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। तो ये पूरा प्रोसेस है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, एन इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप इन केस ऑफ सिलिकॉन डायोड इज अराउंड 6 वोल्ट या 6 to 7 वोल्ट। वैसे नॉर्मली ये 0.7 वोल्ट होता है। सॉरी फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा राइटिंग में मसला हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 35, द रोटेटिंग पार्ट ऑफ ए DC जनरेटर इज नोन एज आर्मेचर। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये जो रोटेटिंग पार्ट है इसमें, ये रोटर, इसको हम आर्मेचर भी बोलते हैं। और ये है मैग्नेटिक फील्ड वाइंडिंग है, तो ये इसको हम स्टेटर भी कह सकते हैं और फील्ड वाइंडिंग भी कहते हैं। एवरी केमिकल एलिमेंट हैज इट्स यूनिक टाइप ऑफ पार्टिकल, इट्स कॉल्ड एटम। बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग हॉल इफेक्ट। तो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। By using Hall effect, we can measure magnetic field intensity. Question number 38. For germanium p-n junction, the maximum value of barrier potential is 0.3 volt. ये याद रखें कि जर्मेनियम के लिए 0.3 है और पहले हमने डिस्कस किया कि सिलिकॉन के लिए ये है 0.7 वोल्ट। Question number 39. A solid state detector basically consists of silicon diode. Correct option is B. Question number 40. The series parallel combination of solar cell is known as photovoltaic array. जब भी हमारे पास सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो उसे हम अरे कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 41. A binary number system deal with quantities or variables which have dash discrete values. जाहिर सी बात है, बाइनरी नंबर है तो बाइनरी नंबर में या 0 होता है या 1, तो ये कितने हो 2, तो आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 42, द वैल्यू ऑफ रिपल फैक्टर ऑफ ए सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर इज इक्वल टू, तो यह है 1.21 और फुल वेव के लिए 0.48 है। क्वेश्चन नंबर 43, हु डिस्कवर द थर्मियोनिक एमिशन, तो यह एडिसन ने डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 44, इन FET करंट फ्लोज अलोंग ए सेमीकंडक्टर पाथ कॉल्ड, तो हमें कहते हैं चैनल। ये सोर्स, ड्रेन, जंक्शन, ये सारे डायोड वगैरह में। क्वेश्चन नंबर 45, लेंज लॉ इज स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डैश दैट कैन बी कन्वीनियंटली अप्लाइड टू द सर्किट्स इन्वॉल्विंग इंड्यूस करंट्स। तो ये है लॉ ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ है जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट है।